नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा जो सेशन है वो आ रहा है बैंकिंग व्यवस्था को लेके। इससे पहले वाला जो सेशन था वो था हमारा सहकारिता को लेके। ठीक है, सहकारिता के बाद हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या है, हमारा बैंकिंग व्यवस्था है। बैंकिंग व्यवस्था के बाद हम लोग इसका दो पार्ट लेके आएंगे। एक तो हमारा दिखा रहा है कि नेशनल बैंक कैसे आया, कैसे बैंकों का विकास हुआ, बैंकों में क्या क्या चीज़ें हो, शब्दावली होते हैं, ये सारे चीज़ें देखेंगे। पार्ट 2 के रूप में हम लोग ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में राज्य सहकारी बैंक और उसकी संरचनाएं क्या है, वो कैसे काम कर रही, और उसके संबंधित आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे के रूप में आपको लेके आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ रहे हैं बैंकिंग। तो बैंकिंग के बारे में हम क्या करेंगे कि देखिए, इंडियन इकोनॉमी जो पढ़ते हैं, जैसे कि अगर आप सबसे पहले सीजीपीएससी या व्यापम की तैयारी कर रहे हो चुके होंगे तो आपको ये टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन जो नए बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा सा लगेगा कि ये टॉपिक क्या है, थोड़ा सा टफ है। ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था को समझना, उसके जो शब्दावली है वो क्या होता है, उतने व्यवहारिक नहीं होते जितने कि दूसरे शब्दावली होते हैं। ठीक है, तो हम इसको आराम से पढ़ेंगे। आप क्या कीजिए, इसको कॉपी वाइज नोट कीजिए और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, और लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या शुरू में ले लीजिएगा जैसे कि आपको लगता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले भारत में बैंकिंग व्यवस्था का इतिहास। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि बैंक क्या होता है, बैंक काम कैसे करता है। ठीक है, बैंक काम कैसे करता है, तो देखिए बैंक काम कैसे करता है ये देखेंगे। सबसे पहले बैंक क्या करता है कि जमादारी के जो ब्याज होते हैं, मतलब क्या होगा कि जमादारी से मतलब मैं जमादार हूं, ठीक है, मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो मैं बैंक में पैसा जमा करता हूं। फिर उसके बदले क्या करता है, वो इंटरेस्ट रेट देता है, मेरे को ब्याज देता है। वो जो ब्याज होगा वो कम ब्याज होगा, एकदम एग्जैक्टली कीवर्ड बता रहा हूँ काम कैसे करता है। और क्या करता है, उस पैसे को वो किसी को जो जरूरत होगा उस पैसे को देता है वो किसी को। ठीक है, कोई संस्था कोई भी दूसरे व्यक्ति को पता मतलब क्या है कि उसको जरूरत है तो क्या करेगा, उसको पैसे देगा। अब क्या करेगा बैंक की जो जमादारी का जो ब्याज है उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम रहता है एज कंपेयर टू किसके, जिससे वो क्या करता है अपना ब्याज को दिया रहता है, किसी पैसे को दिया रहता है। अब जो क्या होता है, यही जो ब्याज डिफरेंस आता है उसी के आधार पर बैंक जीवित रहता है। सपोज दैट हम बात करते हैं, राम ने क्या किया, 2000 रुपये या 1 लाख रुपए जमा किया बैंक पे, उसको हमने 6% इंटरेस्ट रेट से दिया। ठीक है, 6% इंटरेस्ट रेट से 1 साल में 6000 रुपये लिया। लेकिन अगर उसी ब्याज को क्या हुआ कि उसने जो था उसको मोहन को दे दिया, उस पैसे को 1 लाख को, और उससे कितना लिया, 12% इंटरेस्ट रेट लिया। तो 12% मतलब 12,000 रुपये लेगा और इसे कितना देना है, 6,000 देना है। तो जो बीच का डिफरेंस बचा कितना बचा, 6,000 रुपये बचा। सेम यही जो 6,000 है वो बैंकों की कमाई है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर क्या करता है बैंक भारत में काम करता है, पूरे वर्ल्ड में काम होता है बैंकों का। ठीक है, तो बैंकों को हम लोग क्या बोलते हैं, वित्तीय सेवा बोलते हैं। पहले बात तो ये ध्यान दे रहे हैं। अब हम इसी को देखते हैं, बैंकों का विकास। बैंकों का विकास भारत में कैसे हुआ। सबसे पहले बैंकों का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, भारत में प्रचलन नहीं था। पहले क्या करते थे, जो ब्याज का पैसा किसानों को लिया जाता था वो साहूकार है, सूदखोर हो गया, ठीक है, जो जमींदार हो गया, राजा हो गया, उस गांव का गौंटिया हो गया, उनसे ब्याज लेते थे। वो ब्याज के बदले कैसे करता था कि पर्टिकुलर आपके खेत का पर्चा हो गया, खेत का गहना हो गया, जमीन हो गया, ये सारा चीज अपने पास रख लेता था और उनको जैसे शादी हो गया या फिर कुछ काम हो जाता तो पैसा दे देता था। लेकिन उसका जो रेट था, इंटरेस्ट रेट था, कोई फिक्स नहीं था, वो चक्रवृद्धि ब्याज में होता था। ठीक है, तो क्या होता था कि जो किसान था वो ऋण जाल में फंस जाते थे, वो कभी मूल चुटा ही नहीं पाते थे। वो हमेशा क्या करते थे कि ब्याज चुटाने के चक्कर में रहते थे और उसका मूड हो जाता था। इसके चक्कर में क्या होता था, कई बार देखना कि बेगारी व्यवस्था का उत्पन्न हुआ। मतलब भारत में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग उस राजा, उस जमींदार के पास या उस गौंटिया के पास हमेशा के लिए बंधुआ मजदूरी के रूप में काम करने लगे, क्योंकि उसका लोन ही बहुत ज्यादा बढ़ता था। तो हाई इंटरेस्ट रेट था, ठीक, ऊपर से फिक्स नहीं था, ऊपर से क्या था, सर्कुलेट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में लगाया जाता था, 2 रुपए 3 रुपए बोलते वैसे। उन सब की मुक्ति में बैंकिंग व्यवस्था ने बहुत ज्यादा काम किया है, ऋण लेने में, शाख नियंत्रण बनाने में। ठीक है, तो ये जो अवधारणा हुआ कब चालू हुआ, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान करके आया। ठीक है, 1770 के आसपास में। एक्चुअली ये भी जब इंडियन इकोनॉमी और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि भारत में जो आर्थिक विकास क्रम है, अंग्रेजों के विकास क्रम में तीसरा नंबर का जो आता है उसको बोलते हैं पूंजीवादी का स्तर, पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या हुआ, सबसे पहले जैसे अंग्रेज लोग आएंगे तो अंग्रेज लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि वो लोग यहाँ व्यापार करेंगे। ठीक है, व्यापार करेंगे। देखिए मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत है, नहीं तो मैं कुछ और बताऊंगा। जैसे कि देखिए हम लोग बात करते हैं 1772 से लेके 1813 तक के। ठीक है, इन लोग का जो चरण कैसे चल रहा था, ये लोग बिजनेस करने पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। ठीक है, 1813 से लेके
1857 तक के, ठीक है, ये लोग क्या हुआ, हल्का से साम्राज्य विस्तार पे काम किया। मोनोपोली जो था उसको खत्म किया। पहले तो मोनोपोली था, एक ही लोग बिजनेस करेंगे, बाद में सभी लोग को आएंगे। बाद में क्या हुआ, 1857 के बाद से इन लोग का जो चरण हुआ, खासतौर पे 1857 बोल सकते हो या तो कुछ 1800 के आसपास से बोल सकते हो। यहाँ से इन लोग का पूंजीवादी स्तर चालू होता है और ये लोग क्या करते हैं, यहाँ के पैसा को यही लगाना चालू करते हैं, इन्वेस्टमेंट के रूप में चालू करते हैं। और उसी इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना हम लोग पढ़ेंगे, रेलों का विकास पढ़ेंगे, ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था का विकास पढ़ेंगे, ओके, या फिर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर में भी निवेश किया जा रहा है, उद्योगों का विकास होगा। ये सब क्यों, क्योंकि भारत का पैसा भारत में निवेश करके प्रॉफिट कमाना है। इसी का एक विकास क्रम आपको बैंकिंग व्यवस्था को देखने को मिलेगा, ठीक। तो अभी हम पढ़ रहे हैं 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, ईयर बस याद करना है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसके तहत अवध कॉमर्शियल बैंक, ये 1881 में बना, ठीक है, अवध कॉमर्शियल बैंक। तीसरा जो बैंक है वो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक 94 में आया। और उसके बाद 1921 में आ जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आपको क्या याद रखना है कि ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का मतलब होता है राजशाही बैंक, मतलब राजाओं का बैंक होता था, उसे इंपीरियल बैंक बोलते थे, ठीक है। और यही इंपीरियल बैंक को कल के डेट में हम SBI के नाम से जानेंगे, ठीक है। SBI का जो राष्ट्रीयकरण होगा 1956 में होगा 1 सितंबर को, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। 1934 के एक्ट से तो बना था, लेकिन देखो ये जो 1900 RBI जो है वो 1934 के जो एक्ट था, जिसे 1935 का एक्ट बोलते हैं भारतीय संविधान में, उसके थ्रू आया था। लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में हुआ, ठीक है। 1949 में इसका क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा बैंक। 1969 पे इंदिरा गांधी जी थी उस समय प्रधानमंत्री, और उसने एक सरकारीकरण के रूप में बहुत बड़ा पहल उठाया कि 19 जुलाई, याद रखना डेट के साथ, 19 जुलाई को 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो अब बार बार ये शब्द आ रहा है कि राष्ट्रीयकरण क्या होता है, ये इसमें जान लेते हैं। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो बैंक था उसका जो स्वामित्व वो निजी था, जैसे कि अवध कॉमर्शियल बैंक प्राइवेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक भी प्राइवेट था, ठीक है। लेकिन क्या था, प्राइवेट मतलब अंग्रेज लोग चला रहा है या कोई और लोकल निजी उद्योगपति चला रहे हैं। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि भारत सरकार आजाद होने के पश्चात उसकी जो स्वामित्व को, किसी भी बैंक के स्वामित्व को क्या करता है, अपने एक्वायर करता है, खुद अधिग्रहण कर लेता है, उसका स्वामित्व अपने पास रख लेता है, उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण में क्या हुआ, 14 बड़े बैंकों का सरकारीकरण कर दिया गया। सरकारीकरण शब्द सही रहता है राष्ट्रीयकरण को और अच्छा समझना है तो। अब आता है 1975 का डेट, और इस समय 2/10/1975, 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है, RRB की स्थापना हुई। ये RBI है या RRB है, याद रखना है। RRB मतलब होता है रूरल, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कि हो जाएगा रूरल रीजनल बैंक, मतलब हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ। क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, याद रखना है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये बैंक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ रूरल डेवलपमेंट करने पे, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट करने पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बैंक हुआ, RRB हुआ, 1975 को बना हुआ था, ठीक है। अब आता है 1980 में क्या हुआ कि जब ये जो बैंक था, जैसे 50 करोड़ जिसके पास था, उसका 14 बड़े बैंकों का हमने क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो कितने पैसे की जरूरत पड़ा, हमारा अंश पूंजी का 50 करोड़ का। फिर क्या हुआ कि 1980 के आते आते बहुत सारी चीजें हो रहा था, उद्योग नीति बन रहा था, MSME सेक्टर को ये हो रहा था, ठीक है, हमारा IT एक्ट भी बन रहा था, मतलब IT एक्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रहा था। तो बहुत सारी चीजों पे हमने 1980 में ये डिसाइड किया कि जिसके पास 200 करोड़ रुपए की पूंजी है, अंश पूंजी है, उसे हम फिर राष्ट्रीयकरण करेंगे, और ऐसे 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। तो ये सारा चीज तो चलते गया, बाद में बहुत सारा बैंक बन भी गया, बाद में क्या हुआ, विलयकरण भी होगा। अभी लास्ट के 5 सालों में देखिए बहुत सारे बैंकों का खस्ता हाल था, इस वजह से हमने क्या करना पड़ा, मर्ज करना पड़ा बैंकों का। एकदम मैं लास्ट में लेके चलता हूं आपको, और 2023 की बात करते हैं। अभी वर्तमान में 12 PSU बैंक बचे हुए हैं, ठीक है। इस बैंकों का विलयीकरण था, जैसे कैनरा बैंक का किस में हुआ, ये सब भी पूछा जाता है, लेकिन अब अभी उतना करंट नहीं है, तो मैं सीधा आ रहा हूं। 12 PSU बैंक है और 21 प्राइवेट बैंक है अभी, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, ये जो PSU बैंक 12 है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद इसके शब्दावली में आएंगे। तो 12 PSU बैंक है। PSU क्या होता है, PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट। पब्लिक सेक्टर यूनिट का मतलब होता है, पब्लिक मतलब होता है सरकार, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक का मतलब क्या होता है, सरकारीकरण से, मतलब ऐसा कोई भी बैंक जिसमें सरकार की अंशधारिता, शेयर बोलेंगे, 50% से ज्यादा हो, ठीक है। मैं कहीं पे लिखा हूंगा, देखो राष्ट्रीयकृत बैंक भी बोलते हैं इसको, पब्लिक सेक्टर यूनिट, मतलब सरकारी हिस्सेदारी जिसका 50% से ज्यादा होगा, उस बैंक को हम क्या बोलेंगे, PSU बैंक बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर यूनिट, राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है। तो 12 बड़े बैंक अभी क्या है, PSU बैंक में शामिल होते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक में। बाकी सारा हमारा
प्राइवेट बैंक होगा या फिर सहकारी बैंक होगा। तो कौन कौन से बैंक है एक एक बार सुन लीजिए। देखिए कभी आप लोग गुजरे होंगे तो देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। दूसरा बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तीसरा हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंडिया बड़ौदा। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक याद रखना है, ठीक है। एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देखो ये कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डबल सी। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इसको आईओबी बोल सकते हो आप, आईओबी, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सारा बैंक विलयीकरण हो चुका है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावलकोर, ठीक है। सारे बैंकों का एक यूनिट बना था। एक होता है यूको बैंक, ठीक है। एक है आपका पंजाब एंड सिंध बैंक है और एक पंजाब नेशनल बैंक है। देखिए पंजाब का दो बैंक है, याद रखना है, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक, ऐसा, ठीक है। एक है इंडियन बैंक, ओके, और एक हो जाएगा यूबीआई मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओके। तो ये आप एक बार लिस्टकरण कर लेंगे, अपने हिसाब से जमाइएगा। मैंने जबरदस्ती के इसको कोडिंग वोडिंग करने की कोशिश नहीं किया है, इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोग उसी को पैटर्न पकड़ लेंगे। जो भी आपको लगता है आप कोशिश कर सकते हो याद करने का, स्टेट वाइज याद कर सकते हो आप, बहुत आसान होता है। ऊपर का बड़ौदा हो गया गुजरात का, ठीक है। पंजाब में आ जाओ, पंजाब का दो बैंक हो जाएगा, ओके। महाराष्ट्र एक बैंक हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा हो जाएगा। ऐसे कर करके भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब हमारा क्या आता है, शब्दावली पे आते हैं। शब्दावली मतलब बैंकों के कुछ शब्दावली को मैंने लिया, पूरा इकोनॉमी पढ़ाने का मूड नहीं है, हम कोशिश करेंगे सहकारिता पे ज़्यादा फोकस रहे, ठीक है। तो सबसे पहले शब्दावली पे आते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक किसे कहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीयकृत बैंक किसे कहेंगे, सहकारी हिस्सेदारी जिसका 50% से अधिक हो, जिसमें सहकारी ऐसी हिस्सेदारी जिसमें 50% से अधिक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं। दूसरा जो आता है वो होता है प्राइवेट बैंक, ठीक है, प्राइवेट बैंक। तो जिसकी अंशधारिता या शेयर 50% से कम होता है, ठीक है, सरकार का, उसे हम निजी बैंक बोलते हैं, प्राइवेट बैंक बोलते हैं। मतलब उसमें क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है वो ज़्यादा होता है, 50% से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट बैंक बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग सुने होंगे आईसीआईसी बैंक, ठीक है। एक हो जाएगा यस बैंक हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, प्राइवेट बैंक है, ठीक। अब आता है तीसरा जो बैंक होता है वो होता है सहकारी बैंक होता है, सहकारी बैंक। सहकारिता टॉपिक पढ़ाया था कल, देखो वो न तो प्राइवेट बैंक होगा और न ही क्या हो जाएगा आपका गवर्नमेंट बैंक होगा। इनका स्वामित्व क्या होता है, सहकारी समिति के पास होता है, याद रखना है, किसके पास होता है, सहकारी समिति, मतलब मिलजुल के काम करने वाले लोगों के पास इसके अंशधारिता होते हैं, उसे हम बोलते हैं सहकारी बैंक, ठीक है। आपके गांव में धान खरीदी होता है, ये सारा चीज होता है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें किसानों के अंशधारिता भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसमें रहता है उसमें, ठीक है। तो ये सहकारी बैंक हो जाएगा। अब आता है आपका अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक किसे बोलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको शेड्यूल बैंक बोला जाता है इंग्लिश में। वे बैंक जिनका नाम आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा एक्ट है, जिस समय आरबीआई की स्थापना हुआ था वो एक्ट था, उसी समय दो शेड्यूल बने थे, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 की अनुसूची में जिस भी बैंक को शामिल कर देते हैं, इस अनुसूची में जिस भी बैंक को आप शामिल कर दो, सारे के सारे बैंक क्या कहलाएगा, शेड्यूल बैंक कहलाएगा। मतलब मान के चलो कि आरबीआई की जो सेकेंड लिस्ट है उसमें जो भी बैंक आता है उन सबको हम शेड्यूल बैंक कहते हैं, ठीक है। और शेड्यूल बैंक का मतलब हो जाता है प्राइवेट भी हो गया, सहकारी भी हो गया, ठीक है, सहकारी, सरकारी, प्राइवेट, कोई भी बैंक इसमें आ सकता है। लगभग सभी बैंक को हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। ये मेंस में आता है, प्री में आता है, हर जगह ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, शेड्यूल बैंक, ओके। ये हो गया कौन सा, शेड्यूल बैंक। अब हम लोग आते हैं इसी चरण पे, तो सबसे बड़ा जो बैंक है वो कौन सा है, आरबीआई है। तो हम आरबीआई के बारे में जानेंगे। आरबीआई के बारे में जानते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्थापना कौन से एक्ट से हुई थी, 1934 के एक्ट से हुई थी, ठीक है, 1934 के एक्ट से, ये आज याद रखना है, ठीक। अब आता है स्थापना हम लोग देखेंगे 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, डेट के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। 1 सितंबर 1949 के आसपास इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, शायद सितंबर ही है या कोई महीना होगा, इसको मैंने लिखाता हूँ, अभी महीना नहीं बताता, 49 बताता हूँ, ठीक है। 1949 पे क्या हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई पे है, ओके, मुंबई पे मुख्यालय है। और इसमें क्या होता है, 1 गवर्नर होता है और 4 क्या होता है, रीजनल गवर्नर होते हैं। रीजनल गवर्नर को बोलते हैं क्षेत्रीय गवर्नर, क्षेत्रीय गवर्नर, ठीक है। तो रीजनल क्या होता है, इनके कार्यालय होते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय होगा, वहाँ पे एक और गवर्नर बैठेगा। तो 1+4 याद रखना है। मेन जो गवर्नर होता है उसका भी वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं, शक्तिकांत दास जी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, आरबीआई। अब आता है आरबीआई के काम क्या होगा, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो आरबीआई के काम क्या होगा भाई, तो सबसे पहले आपको आरबीआई के काम के रूप में ये देखना है, सबसे पहला जो काम करता है वो क्या करता है, नोट प्रचालन बैंक कहलाता है।
नोट प्रचालन बैंक का मतलब क्या होता है कि यह नोट छापता है, ठीक है। भारत में कोई भी नोट चलेगा, अगर उसमें आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं है, ठीक है, तो वो जो नोट है वो क्या है, इलीगल है, ठीक है। आप उससे रखेंगे पैसे, उसमें गवर्नर के साइन नहीं है तो आप गिरफ्तार हो सकते हैं। तो नोट प्रचालन बैंक है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 1 रुपये हो गए तो इसमें वित्त मंत्रालय के साइन होते हैं नोट में, और बाकी सब में क्या होते हैं, गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है। ये तो जनरली करेंट अफेयर का हिस्सा है। दूसरा क्या होता है, बैंकों का बैंक कहलाता है। बैंकों का बैंक क्यों है, जैसे हम लोग को बैंक की जरूरत पड़ता है तो हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं एसबीआई के पास जाते हैं, भाई मेरे को लोन चाहिए या मेरा पैसा जमा करना है आपको करके। लेकिन अब बैंकों को पैसा जमा करने की जरूरत है या ऋण लेने की जरूरत किसके पास जाएगा, तो वो जाएगा आरबीआई के पास जाएगा। इसी वजह से उसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो बैंकों का बैंक हो जाएगा। तीसरा होगा विदेशी विनिमय को नियंत्रित करता है। विदेशी विनिमय एक बहुत अलग से टर्म्स है। विदेशी विनिमय का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब क्या होगा कि हमारा जो राष्ट्र में जैसे मुद्रा का रेट चल रहा है, मुद्रा का रेट जैसे कि अभी हम बात करते हैं डॉलर के रेट में, अभी लगभग 80-85 के आसपास चल रहा होगा, एग्जैक्टली पता नहीं है, 80-85 के आसपास चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि हम कितना सामान वहां से मंगाते हैं और कितना सामान हमारे यहाँ क्या करते हैं, वहां जाता है। तो हमारा सामान ज्यादा से ज्यादा वहां पे जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा देंगे अपना, तो हमारा क्या होगा, मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन हमारे भारत में क्या है कि बहुत अच्छा से बनता नहीं, क्वालिटी वाला सस्ता नहीं बनता है, तो हम विदेश से ज्यादा मंगाते हैं, तो उससे की वजह से क्या होता है, हमारा जो मुद्रा का रेट कम हो जाता है। इसी को कंट्रोल करना को हम बोलते हैं विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, विदेशी विनिमय मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्या करता है, कंट्रोल करके रखा रहता है कि हाँ मुद्रा का रेट बहुत ज्यादा नहीं गिरता है। कई बार हम लोग सुनते हैं कि आज मुद्रा गिरा 74 रुपये हुआ, 75 रुपये हुआ, 80 पैसे गिरा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एक्सचेंज रेट में क्या हुआ, परिवर्तन आया है, ठीक है। एक जो चौथा कार्य है वो है मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। मौद्रिक नीति का निर्माण, मौद्रिक नीति का निर्माण का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मौद्रिक नीति हम पढ़ेंगे, जस्ट यहाँ पे साख नियंत्रण की बहुत सारी नीति बताए हैं, जिससे क्या होता है मुद्रास्फीति और मंदी को कंट्रोल किया जा सके। मुद्रास्फीति एक नया शब्द है, ठीक है, कहाँ डाले इसको, यहाँ पे डालते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है, और एक होता है मंदी। अब क्या होता है, जब बाजार में या फिर बाजार में जब पैसे ज्यादा हो जाए, ठीक, और सामान कम हो जाए, तब उसे हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होगा कि एक बॉटल लेते हैं, बॉटल का रेट अभी 50 रुपये है, ऐसे ही क्या होता है कि बहुत सारा हमारा सबके पास 50-50 रुपये है, अब उसको क्या चाहिए, बॉटल चाहिए, बॉटल कम है, बॉटल कम है मतलब सामान कम है और पैसा सबके पास है, तो वहाँ पे क्या होगा, दूसरे लोग बोल देंगे, क्या बोलेंगे आपको, अरे यार मेरे को 60 में दो, या क्या बोलेंगे, अरे यार मेरे को 80 में दे दो, ऐसे। तो क्या हुआ, वहाँ पे जो मुद्रा का रेट क्या हो गया कि पर्टिकुलर मुद्रा का रेट गिर रहा है, ठीक है, वैल्यू उसकी कम हो रही है, लेकिन रेट क्या हो जाएगा, उसका प्राइस होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि 80 रुपये में बॉटल मिलेगा, पहले 50 में मिल जाता था, 40 में मिल जाता था। इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति आना, मतलब पैसा ज्यादा हो जाना, सामान कम हो जाएगा। इसके जस्ट उल्टा आते हैं, मंदी की बात करते हैं। मंदी में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा सामान पूरा भरे पड़ा है, ठीक है, भरे पड़ा है मतलब जैसे बॉटल ही बॉटल है, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है लेने के लिए, तो क्या होगा, बॉटल वाला खुद विज्ञापन जारी करेगा, डिस्काउंट देगा, अरे यार 5 ले लो 30 में, ऐसे बोलेगा, कोई बोलेगा 10 ले लो 30 में, बोलेगा चलो एक काम करो इस बार फ्री ले लो, अगले बार ले लेना, ऐसे करके। तो क्या हुआ, वहां पे मंदी चल रहा है, क्यों, क्योंकि सामान ज्यादा है और लोगों के पास पैसा नहीं है। तो ये मुद्रास्फीति और मंदी को कंट्रोल करने को ही हम मौद्रिक नीति का निर्माण करते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट को आपको समझ आना है। उसके बाद होता है साख का नियंत्रण करता है। साख का नियंत्रण कैसे करता है कि लोगों को कितना ऋण चाहिए और बैंकों में कितना पैसा जमा होना चाहिए, बैंकों के पैसा को कैसे अपने पास सोखना है या बैंकों में पैसा कैसे डालना है, ये सारा चीजें साख पर नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। साख पे नियंत्रण जैसे हम समझेंगे एकदम बेसिक भाषा में, जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं कैसे, जैसे कि आम जनता को सबको 55 लाख का लोन चाहिए था, कितना चाहिए था, 5-5 लाख का लोन चाहिए था, सबको लोन चाहिए था, 5 लाख का लोन चाहिए था, 5 लाख का लोन चाहिए था। सबकी किसके पास गए, बैंकों के पास गए। बैंक के पास जो था पैसा नहीं था, तो उसने क्या किया, आरबीआई से पैसा मांगा कि यार मेरे को पैसा दे दो क्योंकि मैं लोगों को पैसा बांटूंगा करके। लेकिन अगर आरबीआई को लगता है कि यार सारा पैसा मैं बैंकों को देता हूं और बैंक लोगों को बांटता है, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा। अब लोगों के पास पैसा ज्यादा कैसे हो जाएगा, तो पैसा ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो अभी बॉटल वाला एग्जांपल बताया, बॉटल का रेट बढ़ जाएगा, सब सामान का रेट बढ़ जाएगा, तो मुद्रास्फीति क्या हुआ, हाई हो जाएगा। तो इस वजह से आरबीआई क्या करता है कि बैंकों का जो पैसा उसको और मांग लेता है, नहीं नहीं तू और ब्याज नहीं देगा, लोन नहीं देगा, लोन नहीं देगा तो क्या होगा, लोग कम खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति कंट्रोल होती, साख नियंत्रण विधि बोलते हैं। ये सारा चीजें आपका डिपेंड करता है साख नियंत्रण के मैटर पे, अभी हम जस्ट पढ़ेंगे इसको। और एक होता है मौद्रिक, आर्थिक और वित्तीय मामलों में क्या करता है, भारत सरकार को सलाह देते रहता है कि एक काम करो कि
चलो एक्सचेंज रेट में ये करो, निर्यात में थोड़ा सा ये किया जाए, या कुछ बैंकों को हम क्या किया जाए, लिबरल किया जाए, किसी बैंक डूब रहा है तो उसमें बेल आउट पैकेज जारी किया जाए, तो क्या होगा, मौद्रिक नीति में सलाह देगा है, ठीक है, आर्थिक मामलों में सलाह देता है कि हमारा जो मुद्रास्फीति या राजकोषीय घाटा कितना बैलेंस करके रखना है, या वित्तीय मामलों पर एक जितना सारा हम पढ़ रहे हैं क्या इकोनॉमिकल टर्म्स हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अलग से और सीरीज लेके आएंगे कि इंडियन इकोनॉमी आपको अच्छे से समझ आए। फिलहाल हम लोग फोकस कर रहे हैं किसमें, हमारा थोड़ा सा एडीओ ओरिएंटेड सब्जेक्ट में, ताकि ये सिलेबस कम से कम हम कर सके, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना कम से कम आप याद करिए। देखिए इतना करेंगे तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये पीएससी के लायक नहीं, सारा पीएससी के लायक है, इतना ही लेवल पढ़ना रहता है, ठीक है बस। लेकिन उसमें क्या है कि एक एक टॉपिक को थोड़ा सा और अच्छे समझना रहता है, इस वजह से मैं अभी फोकस से नहीं भटकते हुए हम टॉपिक में आते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आता है हमारा कौन सा, आरबीआई के साख नियंत्रण विधि। और साख नियंत्रण विधि में हम लोग देखेंगे कि इसके पास साख नियंत्रण करने के लिए दो विधि होता है, पैसा को सोखने के लिए दो विधि होता है या देने के लिए। तो एक होता है मात्रात्मक उपाय और एक क्या होता है, चयनात्मक उपाय होता है। चयनात्मक उपाय आप मेंस में लिखेंगे तब पढ़ते हैं अच्छा से कि कैसे कुछ सेक्टर को क्या करता है, बहुत ज्यादा लोन दे देते हैं। जैसे कि क्या हुआ, आपको बता रहा हूं एग्जांपल, अभी क्या हुआ था, नीरव मोदी ना, जो 3-4 साल पहले क्या हुआ था कि हमारा बहुत सारा जो ज्वेलरी इंडस्ट्री था वहां से फ्रॉड हुआ था पीएनबी बैंक से कुछ चीजों को लेके 12,000 करोड़ के आसपास। उस समय क्या किया गया, आरबीआई ने पर्टिकुलर उस सेक्टर को, मतलब जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को साफ साफ बोल दिया गया कि इसको अब लोन नहीं दिया जाएगा। इससे क्या हुआ कि उस क्षेत्र में बहुत सारे जो फ्रॉड हो रहा था वो रुक गए। तो इस मेथड को आप क्या बोल सकते हैं, चयनात्मक विधि बोल सकते हैं, कि चयन कर दिया गया कि इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं देना है, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा पैसा देना है, शिक्षा में पैसा देना है, ठीक है। तो ऐसे करके चयन करके भी मुद्रास्फीति या साख नियंत्रण कर सकता है। दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, मात्रात्मक उपाय है। अब मात्रात्मक उपाय में हम कुछ कुछ शब्दों को एक एक बार रिकॉल करते हैं। ये देखिए, एक होगा बैंक रेट, एक होगा रेपो रेट, ठीक है, एक होगा रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर बोलते हैं, चौथा हो जाएगा कैश रिजर्व रेट, सीआरआर, पांचवा हो जाएगा एसएलआर, सांविधिक, ठीक है, तरलता अनुपात, ठीक है, और छठवा क्या हो जाएगा, एमएसए। एक एक बार बता रहा हूं, एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन हल्का हल्का आपको समझ आ जाएगा, इतना बताता हूं। देखो होता क्या है, देखिए हमें तीन आपको क्या करना है, संस्था बना के रखना है। तीन संस्था मतलब क्या होगा, एक तो एक व्यक्ति हो जाएगा, व्यक्ति कर दिया यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा बैंक हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा, ठीक है। अभी तीन चीजों को हमें लेके समझना है। सबसे पहले क्या करता है कि बैंक और आरबीआई के जो रिलेशन होते हैं इसी से पता चलता है। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट उस रेट को बोलते हैं जिस रेट पे बैंक व्यक्ति को लोन देता है। किसको लोन देता है, व्यक्ति को लोन देता है, ठीक है। अब देखिए इसमें अल्पकालिक हो गया, मध्यकालिक, दीर्घकालिक वो आता है, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल, अभी उतना नहीं जानना है। तो बैंक रेट में क्या होता है कि व्यक्ति को ऋण कौन देता है, बैंक देता है, ठीक है। व्यापारिक बैंक है और क्या करेगा, व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, ठीक है, व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है आरबीआई। उल्टा बोल दिया मैं, हाँ ठीक है। तो क्या होगा कि आरबीआई पे क्या करता है, ये बैंकों को ऋण देता है, ठीक है। और रेपो रेट में भी क्या करते हैं, आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। लेकिन ट्रिपल आर में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई ऋण लेता है, इसमें ले लेता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आरबीआई खुद बैंकों से पैसा ले लेता है। पैसा लेने की क्यों जरूरत पड़ रहा है, उसके पास पैसा नहीं है क्या, है, लेकिन उसको लग रहा है कि बैंकों के पास ज्यादा पैसा है, तो क्या करता है, लोगों को ज्यादा दे देता है, और वहां से क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति आ जाती है। इस वजह से उसको सोखने के लिए क्या करता है, वो बैंकों से चुपचाप लोन ले लेता है अपने, ठीक है, अपना कुछ भी पूंजी देते हुए। इससे बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है, बेचारा लोन नहीं दे पाता है, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या होगा, ट्रिपल आर रिवर्स फॉर्म में होगा, बैंकों से आरबीआई लेगा, बाकी ये दोनों में क्या होगा, आरबीआई बैंकों को देता है। ये हुआ क्लियर। अब आता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। वाणिज्यिक जो बैंक होता है वो आरबीआई के पास क्या करता है, जमा करता है, कुछ पैसे जमा करना पड़ता है। जैसे कि मेरा बैंक 1,000 करोड़ का वैल्यूएशन है, तो आपको एक निश्चित अनुपात में लगभग 4% के आसपास होता है, ठीक है। तो 4% के आसपास क्या करेंगे, वो बैंक को आरबीआई के पास देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, कल के दिन में उस बैंक को फ्रॉडिंग हो गया, बैंक दिवालिया घोषित हो गया, तो उस बैंक का जितना मेन जो शेयर है, ठीक है, वो लोगों तक जाए, इसलिए क्या करता है, वो आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है पैसा को। कुछ पैसे को क्या करता है, एक जो होता है एसएलआर होता है, सांविधिक तरलता अनुपात, इसमें बैंक को अपने पास खुद जमा करना पड़ता है, आरक्षित रखना पड़ता है कि इतना पैसा को हम हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि कल के डेट में क्या होगा कि हो सकता है कि कोई कस्टमर भाग जाता है, तो बैंक डूब जाता है। जैसे बीच में यस बैंक है, बहुत सारे बैंक है, अभी अमेरिकन भी बैंक वैसे ही चल रहे हैं। तो क्या करता है, एसएलआर के रूप में पैसा अपने पास रखता है, जानबूझ के अपने पास रखवाता है आरबीआई कि तुम इतना पैसा अपने पास रखोगे। क्यों, क्योंकि कल के डेट में कभी भी आपातकालीन स्थिति आएगा तो इसी पैसा का हम क्या करेंगे, कस्टमर को देंगे, क्योंकि उसे बैंक क्या करता है, वही पैसे से जीवित है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एसएलआर हो जाएगा। अपने पास जमा करेगा पैसा एसएलआर, लेकिन आरबीआई के पास जमा करेगा उसको बोलेंगे सीआरआर, ठीक। एक होता है एमएसएफ होता है। कई बार क्या होता है, बैंकों को कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डिमांड कर देता है कि आज मेरे को 1 लाख करोड़ चाहिए, और उस बैंक के पास पैसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, तुरंत आरबीआई से मांगता है, 1 दिन के लिए दे दो, मैं कल डेट में अरेंज करके दे दूंगा, ठीक है। तो 1 दिन के लिए 24 घंटे के लिए जो पैसा मांगता है उसको बोलते हैं एमएसएफ बोलते हैं, ठीक।
ठीक है, MSF। ओके, तो बेसिक एक एक कीवर्ड मैंने बता दिया है, इसी के आधार पे आपको चलना है। इसमें देखो, बैंक रेट, रेपो रेट व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, रिवर्स रेपो में ऋण लेता है RBI, CRR में RBI के पास जमा करना है बैंकों को पैसा, और SLR में खुद अपने पास जमा करके रखना है। और क्योंकि ये दोनों क्या है, अनुपात है, कितना अनुपात में होगा, इतना अनुपात 4% मतलब 4 अनुपात में, ठीक है, ऐसा ये दोनों अनुपात है। MSF क्या होता है, 24 घंटे के लिए ऋण लेता है वाणिज्यिक बैंक RBI से। क्लियर हुआ? ठीक। अब क्या होता है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो सहकारी बैंकों की संरचना। हम सीधा अपने टॉपिक में आते हैं। सहकारी बैंकों की संरचना की बात करें तो सहकारी बैंक का मेन उद्देश्य जो था वो था एग्रीकल्चर लोन को बांटना। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे एग्रीकल्चर और ज़्यादा डाइवर्स होते गए, जैसे कि पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, उद्यानिकी हो गया, सब चीज़ में। तो जैसे जैसे बढ़ते गए हम लोग ऋण का दायरा बढ़ाते गए। इसका मैं परसेंटेज आपको पिछले वीडियो में बना चुका हूँ। ठीक, तो अब आता है हमारा अल्पकालिक एवं मध्यकालिक ऋण। अल्पकालिक मध्यकालिक ऋण 2 टाइप का ऋण देगा, ठीक है, ऋण 2 टाइप का देगा, और एक होगा दीर्घकालिक ऋण होगा। अल्पकालिक मध्यकालिक ऋण बोलते हैं, इसको ही मैं बताया हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे कि अल्पकालिक 1.5 साल तक चलता है मैक्सिमम, ये 5 साल तक चलता है, तो इतना ऋण देने का काम करता है ये लोग करते हैं। और दीर्घकालिक मतलब क्या होता है, 5 साल से अधिक वाला। तो प्राथमिक बैंक 1, सहकारी केंद्रीय बैंक 2, और अपेक्ष बैंक जिसे हम राज्य सहकारी बैंक बोलते हैं, ये सब के सब किस में आते हैं, अल्पकालिक व मध्यकालिक ऋण देने में आते हैं। लेकिन दीर्घकालिक ऋण में कौन आता है, सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ग्रामीण विकास बैंक जो कि SBI के अंदर है, ठीक है। PSC 2021 में पूछा गया था, 21 या 22 में, हाँ 20 में पूछा गया था कि ग्रामीण विकास बैंक किसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये SBI के अंदर है। ये क्या करता है, थोड़ा सा लंबा वाला लोन देता है। लंबा वाला लोन क्यों चाहिए, जमीन लेना है, ट्रैक्टर लेना है, कुछ ऐसा वाला, तो दीर्घकालिक लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा से, इसको और अच्छे से बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपेक्ष बैंक होता है, जिला सहकारी बैंक होता है, प्राथमिक साख समिति या इसी को प्राथमिक सहकारी बैंक कहा जाता है। प्राथमिक सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और अपेक्ष बैंक। अपेक्ष बैंक क्या होगा, राज्य स्तर पे काम करता है, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा बैंक होता है सहकारी के मामले में, ओके। और ये ऋण किसको देता है, जिला सहकारी बैंक को देता है। जिला सहकारी बैंक किसको ऋण देगा, प्राथमिक साख समिति को देगा। तो ये इसको मांगेगा, ये इसको मांगेगा, ऐसे ही चलता है इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया। जिला सहकारी बैंक अभी वर्तमान में 6 है, नहीं 6 नहीं है, इसका कुछ हम लोग आंकड़े अपडेटेड करके आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से बताएंगे। अपेक्ष बैंक तो केवल 1 है, ठीक है। प्राथमिक साख समिति को पैक्स बोला जाता है। इसमें लैम्स और पैक्स दोनों कॉम्पिटिशन आएगा। यहाँ से मेंस में, इकोनॉमिक्स मेंस में हो गया, प्री में हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे हो गया। इसकी सारी समझ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सहकारिता हमारा मूल उद्देश्य है और हमारा मेन टॉपिक कैसे। 2 क्वेश्चन ADO के पेपर में आ चुका है यहाँ से, एक 12 में आया था, एक 17 में आया था। आपको पढ़ के बता रहा हूँ मैं। देखिए, सहकारी बैंकों को RBI एवं सहकारिता कानून के तहत, देखो RBI एवं सहकारिता कानून के तहत सहकारिता विभाग के नियंत्रण में रखा गया है। सहकारी बैंकों को RBI के कानून फॉलो करता है, नहीं करता है, तो आंशिक रूप से करता है, वो पूर्ण रूप से नहीं करता है, लेकिन आंशिक रूप से करता है। और सहकारिता कानून का भी पालन करता है, ठीक है। सहकारिता विभाग के नियंत्रण में रखा गया है। ये किसके विभाग में है, सहकारिता विभाग के अंतर्गत है, ठीक है। अभी इसका मंत्रालय भी बन गया, लेकिन वो सेंट्रल पे बनेगा, ओके। ये 2012 का क्वेश्चन ADO का है। और 17 में क्या क्वेश्चन आया था, सहकारी बैंक प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का हितधारक होता है, ठीक है। किसी भी सहकारी बैंक में आपका खाता है, किसान का खाता है, या उसने ऋण प्राप्त किया है, तो उसको क्या कहा जाएगा, हितधारक कहा जाएगा। हितधारक मतलब उसका हित के लिए बैंक काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीजें हमने आज लेके आए। बैंकों का एक बोल सकते हो आप प्रारंभिक इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग लेके आएंगे कि सहकारिता बैंक कैसा होता है, ओके। तो कैसा लगा हमारा जो वीडियो है, ठीक है, कैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के रहा या नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिएगा, ओके। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी कुछ समय के लिए। अभी एक्चुअली हो सकता है कि लास्ट वीडियो में आपको इधर वाला सेक्शन नहीं दिखा होगा, ठीक है, तो मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो अल्पकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण होता है, प्राथमिक बैंक, सहकारी बैंक और अपेक्ष बैंक, और दीर्घकालिक ऋण होता है सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, अपेक्ष बैंक, जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक साख समिति बैंक, ठीक है, ये हो गया। और इसके 2 क्वेश्चन आया था, इसमें ये पूछा गया था सहकारी बैंक RBI को फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो RBI व सहकारिता जो भी रूल्स बनता है उसको फॉलो करता है और सहकारिता विभाग के अंतर्गत आता है सहकारी बैंक। और दूसरा क्वेश्चन जो वो तो 12 में आया था, और 17 में क्या क्वेश्चन आया था कि सहकारी बैंक प्रणाली में खाता धारक व ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का हितधारक होता है। किसका हितधारक होता है, बैंक का हितधारक होता है। तो हितधारक को पूछा गया था, ठीक है, ओके। तो ये वीडियो आपको ये सारा चीज़ें हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।